नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। आप सभी को जानकारी है कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से लॉकडाउन लागू कर दिया है और यह ऐलान आज से ही पूरे प्रदेश में सभी ज़िले में प्रभावी हो गया है। अब लॉकडाउन तो लागू कर दिया गया था, लेकिन सरकार की उस घोषणा के साथ लॉकडाउन के दौरान क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किन चीज़ों पर वास्तव में लॉकडाउन रहेगा और किन गतिविधियों को संचालित करने की हमें अनुमति रहेगी, इसको लेकर लोगों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न हो गई थी। देर शाम तक हमारे दफ्तर के फ़ोन भी घनघनाते रहे। कई बार कई उद्यमियों ने, कई व्यवसायियों ने भी फ़ोन किया कि आखिर सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया, फिर क्या 2020 की तरह ही हमें स्वयं को, अपनी इकाइयों को, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, सभी संस्थानों को लॉक करना होगा या फिर कुछ काम करने की अनुमति भी होगी। लेकिन सुखद बात यह है कि लॉकडाउन तो शब्द उपयोग किया गया है, लेकिन इसमें रोज़गार की संभावनाओं को बनाए रखने की कोशिश की है। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन जी हैं और उनकी अध्यक्षता में लगातार इस बात की मॉनिटरिंग होती रहती है कि हरियाणा में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, उसको लेकर सरकार का तंत्र कितना मजबूत है और कहाँ किस प्रकार की मांग उठ रही है और किस तरह की सुविधाओं को देने में सरकार अभी तक फेल हो रही है या फिर समुचित तरीके से उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए समीक्षा के दौरान यह तय किया गया कि प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया जाए और प्रदेश के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रविवार दोपहर 3 बजे ट्वीट कर सभी को जानकारी दी कि पूरे प्रदेश में अगले एक सप्ताह के लिए 3 मई से आगामी 10 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस बात की आशंका पहले ही लोगों के मन में उठने लगी थी, क्योंकि पिछले सप्ताह में मुख्य सचिव द्वारा एक इंटर डिपार्टमेंटल जो कॉरस्पॉन्डेंस हुआ था और उन्होंने खासकर गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के कारण इस पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने की संस्तुति की थी, लेकिन सरकार ने तब नहीं माना था और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, साथ ही गृह मंत्री अनिल विज तक ने भी लोगों के इस परसेप्शन को पूरी तरह निर्मूल बताने की कोशिश की थी, यह कहते हुए कि हरियाणा में लॉकडाउन लागू नहीं होगा। लेकिन हालात इतने तेज़ गति से बदलते गए और संक्रमण की रफ्तार बेतहाशा बढ़ती गई। संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ने लगी और स्थिति अनियंत्रित सी होने लगी पिछले एक सप्ताह के दौरान। ऐसे में सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की अपनी एक सीमाएं हैं, प्रशासनिक तंत्र की भी अपनी एक सीमा है। जब इस प्रकार की महामारी आती है जिसको दुनिया ने, देश ने या हमारे प्रदेश ने कभी नहीं देखा हो, तो फिर उस हालात से निपटने में सारा तंत्र फिर बहुत अस्त व्यस्त सा हो जाता है। तो ऐसे में क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है वो अब एक तरह से महामारी का वास्तव में स्वरूप ले चुका है और ये कम्युनिटी स्प्रेड है, यानी समुदाय के स्तर पर, समाज के स्तर पर अब ये संक्रमण फैल चुका है। तो इसीलिए इसके ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की दृष्टि से अब स्वास्थ्य विभाग उस हालात में नहीं है जैसा मैं समझता हूँ, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी साथ बातचीत जो हमारी हुई है उसके आधार पे मैं आपसे ये कह सकता हूँ
कि अब स्वास्थ्य विभाग उस हालात में नहीं है कि वो ट्रेसिंग और ट्रैकिंग हर व्यक्ति के पीछे कर पाए। तो ऐसे में अब सरकार के पास एकमात्र विकल्प बचा था लॉकडाउन लगाने का। हालांकि गृहमंत्री ने पूर्ण लॉकडाउन शब्द का उपयोग किया है, लेकिन अगर आप लॉकडाउन से संबंधित जो गाइडलाइन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने के बाद जारी की गई है, उसको देखते हुए, उसके नियम और शर्तों को देखने से तो ऐसा पता चलता है कि ये संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है, बल्कि यूँ कहें कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें काम सुचारू रूप से किए जाने की अनुमति दी गई है। अगर मैं बात करूं एसेंशियल सर्विसेज की, तो एसेंशियल सर्विसेज में जितनी प्रकार की सेवाएं आती हैं, सबसे पहले उसमें स्वास्थ्य सेवा है, और उसके बाद अगर आप देखें तो जो सेवा के क्षेत्र हैं, चाहे वो प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, चाहे वो सीवर कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, तो या फिर आप अन्य जो सेवा के जो काम होते हैं जो सर्विस सेक्टर्स में, तो उसको एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है। साथ ही खाद्य आपूर्ति संबंधी यानी खाद्य वस्तुओं से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसको इसमें रखा गया है। उसके साथ साथ आप अगर कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र में लगभग सभी ऐसी गतिविधियों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। तो इससे संबंधित उत्पादक हैं, जो निर्माता हैं, या फिर इसके आपूर्तिकर्ता हैं, या फिर इसके खरीदने बेचने वाले हैं, यानी रिटेलर्स हैं, एजेंसीज हैं, स्टॉकिस्ट हैं, तो ये सारे के सारे जो मीडियम जो सप्लाई चेन एक तरह से आप कह सकते हैं, अगर खाद्य आपूर्ति के बारे में कहा जाए या फिर दूसरी अन्य सेवाओं की दृष्टि से, तो उस पूरी चेन में काम करने वाले लोगों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। आप अगर जनरल स्टोर जो किराना स्टोर है उसकी बात मैं करूं तो उसको भी इससे बाहर रखा गया, उस पर भी प्रतिबंध नहीं है। एक निर्धारित समय सीमा के तहत वो खोल सकेंगे और इसमें समय सीमा निर्धारित करने का पूरा अधिकार कंसर्न यानी संबंधित डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके पास इसका अधिकार है। और साथ साथ अगर आप आगे बात करें वित्तीय संस्थान हैं, तो वित्तीय संस्थानों में जैसे बैंकिंग सेक्टर्स हैं, सभी ब्रांचेज, बैंक के सभी ब्रांचेज सभी ज़िले में ओपन रहेंगे। जो उनका निर्धारित समय है, जो उनके कार्य दिवस होते हैं, उसके हिसाब से वो काम करते रहेंगे। उसी तरह से आरबीआई, अगर आरबीआई की कोई ब्रांचेज हैं या फिर आरबीआई के अंडर या उनके मातहत काम करने वाले ऐसे कोई ऐसी संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं जहां ऐसी गतिविधियां होती हैं, तो उनको भी इससे बाहर रखा गया है। इसके साथ साथ अब बात करें सरकारी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उसमें दो हैं। एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी ऑफिसेस हैं। अगर मैं बात करूं गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहरों की, तो इन शहरों को दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मेरा आकलन है कि यहाँ 100 से अधिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं और उनके डिपार्टमेंट्स के या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ के हेडक्वार्टर्स हैं इन शहरों में। तो उन जो हेडक्वार्टर्स हैं या वो जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं या भारत सरकार के जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं या कंपनीज हैं या विभाग हैं, उनमें सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उन पर भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन ही प्रभावी होंगे और उसके अनुरूप ही वहाँ काम होता रहेगा। वैसे नॉर्मल कोर्स में गवर्नमेंट सेक्टर्स में जितने ऑफिसेस हैं उसमें मैक्सिमम 50% जो स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ है, उसी को ऑफिस में फिजिकली बुलाने की अनुमति दी गई है। और अब आगे बात करें राज्य सरकार की जो कंपनियां हैं, उनके जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनके ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, उनके बोर्ड्स के ऑफिसेस हैं, और डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऑफिसेस हैं, लघु सचिवालय है, मिनी सेक्रेटरीट हैं, अलग अलग विभाग के अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। तो उनमें भी राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की ओर से पिछले 15 अप्रैल को ही उस संबंध में एक गाइडलाइन दी गई थी और उस गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया था कि 50% वर्किंग स्ट्रेंथ के साथ ही सभी सरकारी विभागों को काम करना होगा। साथ साथ जो उसके विभाग के प्रमुख हैं उनको ये निर्देश भी दिया गया था कि आप मैक्सिमम ये कोशिश करें कि आप अपने वर्कर से या जो वहाँ काम करने वाले कारिंदे हैं उनको आप वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित करें,
तो इस तरह की व्यवस्था पहले से ही है। इसीलिए सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया इस गाइडलाइन में भी कि सरकारी कामकाज के मामले में वही 15 अप्रैल को जो गाइडलाइन जारी की गई थी मुख्य सचिव की ओर से, वही प्रभावी रहेगी। और अब आगे अगर हम बात करें, सामान्य लोगों को घरों से निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। अगर आप इमरजेंसी में नहीं हैं, अगर आपको आकस्मिक कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हो या फिर किसी अन्य दृष्टि से, तो फिर आप अपने घरों से पैदल या फिर अपने वाहन के माध्यम से आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर आप निकलेंगे तो आपके खिलाफ फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 55 से 60 के तहत जो बताए गए हैं उसके तहत आपके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, और आईपीसी की धारा 188 के तहत आपके खिलाफ मामला भी दर्ज हो सकता है और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और अगर आपको स्थिति के अनुसार वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट या जो रूरल ऑफिसर्स लगाए गए हैं, अगर उन्होंने कुछ ऐसा देखा, कुछ ज़्यादा मिसडीड देखा, तो वो कुछ और भी धाराएं आप पर लगाकर और आपको कानूनी रूप से दंडित कर सकते हैं। तो इसीलिए घरों से निकलना बिल्कुल, अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है तो आप घर से बाहर न निकलें, क्योंकि इसमें प्रशासन को सहयोग देना हम सबका भी कर्तव्य बनता है। अंततः सरकार ने ये जो लॉकडाउन की घोषणा की है या इस व्यवस्था की घोषणा की है, वह हमारे लिए है, हमारे समाज के लिए है, हमारे प्रदेश के लिए है और हमारे देश के हित में है। तभी हमारा जीवन आगे सुघर हो सकता है और हमारा भविष्य ठीक हो सकता है, हम नियमित जीवन जीने की स्थिति में जा सकते हैं। राज्य सरकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑटोनोमस बॉडी, कॉरपोरेशन और अन्य कार्यालय के लिए जो राज्य सरकार ने नियम पहले से तय कर दिए हैं, उसी के अनुरूप सभी बेरोक टोक वहाँ काम चलते रहेंगे। अब अगर बात करें कृषि क्षेत्र की, तो कृषि क्षेत्र में सरकार ने ये कहा है कि किसान हो या फिर उसमें काम करने वाले मजदूर, उनको आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर अभी फसल कटाई का मौसम है, फसल तैयार करने का समय है, तो किसान उसमें लगे हुए हैं, इसलिए उस गतिविधि पर कोई रोक नहीं है। साथ साथ उससे रिलेटेड, क्योंकि फसलों की बिक्री भी हो रही है, खरीद भी हो रही है सरकार की ओर से मंडियों में, तो इसलिए मंडियों की जो गतिविधियां हैं या एपीएमसी के द्वारा जो ऑथराइज्ड और अन्य दूसरे सेंटर्स हैं, या फिर कोई व्यवसायी, कोई उद्यमी, कोई ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति भी अगर कोई ऐसी फसलों की खरीद बिक्री कर रहा है, उसमें अब उस गतिविधि में शामिल है, तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अब कृषि क्षेत्र में, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि मैनुअल काम बहुत कम होता है, अब ज़्यादातर काम उपकरण के माध्यम से होने लगे हैं। तो अगर आप ट्रैक्टर की बात करें, पंप सेट की बात करें, हार्वेस्टिंग मशीन की बात करें, बागवानी में बहुत सारे ऐसे सिंचाई की जो आपने देखा होगा ड्रिप मशीन है, या फिर और पंप सेट्स हैं या और दूसरे उपकरण इस तरह के होते हैं, तो उस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके निर्माण पे, उसके उत्पादन पे, उसकी बिक्री पर, उसकी आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो सभी लोग आ जा सकेंगे। और इसी तरीके से अगर आप देखें कृषि में, जैसे पेस्टिसाइड्स है, जैसे खाद हैं, बीज हैं, तो इससे संबंधित इसके निर्माता, उत्पादक और इसके आपूर्तिकर्ता, इसकी खरीद बिक्री करने वाले लोग और इससे संबंधित जो उपकरण बनाने वाले लोग हैं या उसकी आपूर्ति करने वाले लोग हैं, मेंटेनेंस की दृष्टि से भी कृषि उपकरण को, उन सबों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बशर्ते कि उन संस्थाओं में काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी या जो लोग होंगे, उनके पास उस संस्था से संबंधित आई कार्ड अवश्य होने चाहिए। अगर स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से शहरों में या ज़िले के अन्य सड़कों पर या भागों में अगर पुलिस तैनात है और वो आपसे कुछ मांगती है इससे संबंधित तस्दीक करने के लिए, तो आपको वो कागजात, वो अपने आईडी प्रूफ उनको दिखाने पड़ेंगे। आपको पुलिस को इस बात की तस्दीक करनी पड़ेगी, उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करना पड़ेगा कि आप वास्तव में उस प्रतिबंधित जो सेक्टर्स है उससे बाहर हैं और आप सही जगह पे काम करने जा रहे हैं, संबंधित क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं। अब गाइडलाइन में हेल्थ सर्विसेज की बात आती है, क्योंकि आज की तारीख में ये सबसे यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम सब के लिए, हमारे लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि इसी के सहारे सब कुछ अभी चल रहा है। इस कोरोना काल में कोरोना संक्रमण की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है
कि इसमें पूरा का पूरा हेल्थ सेक्टर इसमें इन्वॉल्व है। अगर बात करें हम फार्मासिस्ट की, हम बात करें स्वास्थ्य कर्मियों की, बात करें डॉक्टरों की, बात करें अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों की, बात करें गैर स्वास्थ्य कर्मी जो इसमें लगे हुए हैं, बात करें हम एम्बुलेंस कर्मियों की, एम्बुलेंस ड्राइवर्स की, बात करें हम जो हॉस्पिटल्स में हेल्पर्स लगे हुए हैं उनकी, जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं उनकी, जो अन्य और तरह के आपूर्ति में उनको मदद कर रहे हैं, जो इमरजेंसी के उपकरण हैं या इमरजेंसी दवाइयां हैं उस तरह की आपूर्ति में लगे हुए लोग हैं, तो इन सभी लोगों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, वो बेरोक टोक इस लॉकडाउन के दौरान भी आ जा सकेंगे, क्योंकि उनकी सख्त आवश्यकता आज देश को है, हमको और समाज को है, तो इसीलिए उन्हें इससे बाहर रखा गया है। इसी तरह से मेडिकल क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, जैसे पैथोलॉजिकल लैब्स हैं, टेक्निकल लैब्स हैं, या इसके एक्सपर्ट्स हैं, या वैक्सीन और मेडिसिन से रिलेटेड जो लोग हैं, वैक्सीनेशन सेंटर में काम करने वाले लोग हैं, तो इन सभी लोगों को भी इससे बाहर रखा गया है, लॉकडाउन से पूरी तरह बाहर रखा गया है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, जैसे आँख, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग पार्ट है, तो लेकिन फिर भी सरकार ने बड़ी गहनता से इस बार लॉकडाउन की गाइडलाइन तैयार की है, और उसमें शायद ही कोई ऐसा सेक्टर है जिसको उन्होंने टच करने की कोशिश न की है या उसे परिभाषित करने की कोशिश न की है। तो इसीलिए हेल्थ में से एक जो आई सेंटर्स होते हैं, आई केयर सेंटर्स होते हैं, उनको भी ओपन रखने की अनुमति दे दी गई है। और उससे रिलेटेड अगर आप आँख दिखाने जाते हैं तो आपको चश्मे की भी आवश्यकता है, तो चश्मे की जो दुकानें हैं उनको भी इस दौरान अपनी दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी, और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, उसमें काम करने वाले लोग बेरोक टोक जा सकेंगे। उसी तरह से आप अगर डेंटल डॉक्टर्स की बात करें, डेंटल क्लिनिक्स की बात करें, उन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा और डेंटल क्लिनिक्स भी उसमें खुले रहेंगे। इसी तरह से आप स्वास्थ्य क्षेत्र में जो प्राइवेट अधिकृत प्राइवेट संस्थान हैं, जो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर उससे रिलेटेड और लैब्स हैं या दूसरे अन्य ऐसे संस्थान हैं जो उनकी गतिविधियों में उन्हें मदद करते हैं, तो उन पर भी कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अगर आप बात करें ड्रग्स के मैन्युफैक्चरर्स की और फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरर्स की या उसकी आपूर्तिकर्ता की, या मेडिकल टेक्सटाइल भी जैसे मास्क है या पीपीई किट है या अन्य दूसरे और जो जैसे रोगियों के मरीजों के पहनने के कपड़े भी होते हैं, उससे धुलाई या उसके बनाने के निर्माण करने की बात, या उसके आपूर्तिकर्ता हैं, तो यानी मेडिकल टेक्सटाइल तक को भी इसमें डिफाइन किया गया, इंक्लूड किया गया है कि वो भी इस प्रतिबंध से बाहर होंगे। जैसे सैनिटेशन मटेरियल्स के जो प्रोवाइडर्स हैं, सप्लायर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं या उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट की दृष्टि से या मेडिकल जो सप्लाई दी जाती है किसी भी तरह की, उसकी जो पैकेजिंग का काम करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल का उत्पादन करते हैं या उसके रॉ मटेरियल मुहैया कराते हैं, उन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, वो बेरोक टोक जा सकेंगे, बशर्ते उनके अपने संस्थान के कंप्लीट फुल प्रूफ होने चाहिए, आईडी प्रूफ होने चाहिए, तभी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और आप बेधड़क अपना काम जनहित में कर पाएंगे। मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एम्बुलेंस भी शामिल है, मैंने पहले ही आपको बताया कि एम्बुलेंस के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी, एम्बुलेंस के जो मेंटेनेंस है उससे रिलेटेड भी जो मैकेनिक्स हैं उनको भी इस बात की छूट रहेगी और वो भी इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। अगर हम बात करें राज्य के अंदर और बाहर से आने वाले हवाई मार्ग से भी ये इन सारी सेवाओं को देने वाले लोग, जितनी अभी तक मैं चर्चा कर चुका हूँ हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड, उन सभी वेटनरी से, खासकर वेटनरी की बात मैंने नहीं की, वेटनरी जो पशु से संबंधित चीज़ें हैं उनको भी, अस्पताल हैं या डिस्पेंसरी हैं, मेडिसिन्स हैं, उसी तरीके से उनको भी इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। अंततः उन्हें भी उतनी ही चिकित्सा, उतनी ही देखभाल की आवश्यकता है जितनी हम आप सबको होती है। उसी तरह से सरकार में जैसे कृषि क्षेत्र की बात हमने आपको पहले बता दी कि कृषि क्षेत्र में जितने तरह की गतिविधियां हैं सबको बाहर रखा गया है। फसल तैयार करने से लेकर मंडी बेचने तक की सारी गतिविधियों में जो भी लोग उसमें शामिल हैं सबको इससे बाहर रखा गया है। जो फार्मिंग ऑपरेशन है पूरी तरह से इसे बाहर रखा गया है और मंडी का ऑपरेशन भी इससे बाहर है, प्रतिबंध से बाहर है।
अब कृषि उत्पादों में जो मशीनरी है उसको भी इससे पूरी तरह बाहर रखा गया है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, CSC हैं, फार्म मशीनरी के सप्लायर्स हैं, उनको भी इससे पूरी तरह बाहर रखा गया है। अब आती कुछ व्यवसाय की बात करें तो जैसे मछली कृषि क्षेत्र से संबंधित ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधियां ज़्यादा इसकी चलती, हालांकि शहरों में भी अब काफ़ी होने लगी हैं। मछली पालन अगर आप करते हैं तो मछली पालन से संबंधित जितनी प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं, जितने फैक्टर्स हो सकते हैं, जितने पहलू हो सकते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, मछली की फीडिंग हो, मछली की बीज हो, चाहे तालाब को मेंटेनेंस करने की बात हो, वहाँ श्रमिकों की बात हो, उसकी पैकेजिंग की बात हो, उसके सप्लायर की बात हो, उसकी बिक्री की बात हो, या उन्हें उसके लिए आवश्यक जो सामान है वो मुहैया कराने वाले लोग हैं, या फिर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सपोर्ट करने वाले लोग हैं इस व्यवसाय में, तो एनिमल हस्बेंड्री जिसे आप बोलते हैं, तो उनको भी इस प्रतिबंध से पूरी तरह बाहर रखा गया है। और गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है, क्योंकि अगर मवेशी उसमें से नहीं है तो मवेशी से जो चीज़ हम उत्पादित करते हैं, जो चीज़ हम लेते हैं, जैसे दूध है, तो दूध की जो गतिविधियां हैं, डेयरी हैं या दुकान है, उसको इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। वहाँ जो सप्लायर्स हैं उनको भी इससे बाहर रखा गया है, उन पर भी इस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा। जैसे एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग है या सीड प्लान है, इसमें और जो कच्चे माल तैयार उनको मुहैया कराने वाले लोग हैं उनको भी इससे बाहर रखा गया है। अब पोल्ट्री फार्म भी एक बहुत महत्वपूर्ण आय का स्रोत है आज की तारीख में हमारे देश में कृषि क्षेत्र में, और उसको भी कृषि व्यवसाय के साथ ही जोड़ दिया गया है, क्योंकि अधिकतर हमारे किसान ही इस पोल्ट्री फार्म को भी चलाने लगे हैं और बहुत अच्छी आय इससे प्राप्त कर रहे हैं। और हरियाणा में तो बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। सरकार का इसमें काफ़ी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का भी इसमें काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में। तो पोल्ट्री फार्म से संबंधित जितनी गतिविधियां हैं, उनकी फीडिंग की दृष्टि से या उनके जो मुहैया कराए जाते हैं या उसकी बिक्री की दृष्टि से, सभी पर, उनके वाहनों के आने जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बशर्ते कि वो अधिकृत हों, या नहीं कि उसके नाम पर अगर आप मिसयूज करते पाए जाएंगे तो फिर आपके खिलाफ मामला डिजास्टर एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है। आप जैसे एनिमल शेल्टर है, आप गौशाला है, वो भी आप ओपन रख सकते हैं, वो भी चला सकते हैं, और उसके लिए अगर आपको ऑपरेट करने में किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से आप बाहर जा आ पाएंगे संबंधित स्थानों पर। बस केवल ध्यान ये रहे कि इस बहाने हम किसी भी इस प्रावधान का मिसयूज न करें, दुरुपयोग न करें, अन्यथा पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, प्रशासन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को मजबूर होगा। अब गाइडलाइन के अगर 5वें बिंदु की बात हम करें, जैसे मैंने वित्तीय संस्थानों की बात पहले ही कही थी आरंभ में ही, कि वित्तीय संस्थान जितने प्रकार के हैं सभी के सभी खुले रहेंगे, चाहे सप्लाई करने वाले लोग हों, ATM में कैश सप्लाई करने वाले लोग हों, इसके लिए सिक्योरिटी व्यवस्था करने वाले लोग हों, ये सभी के सभी इस जो ये लॉकडाउन में प्रतिबंध लगाया गया है उससे वो बाहर होंगे, और वो अपने कार्य दिवस और अपने समय सीमा जो उनकी निर्धारित है, सुबह से शाम का जो समय, जहाँ जिन शहरों में जिन बैंक के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं उसके अनुसार वो काम कर पाएंगे, उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। और बैंकिंग मैनेजमेंट में या वित्तीय मैनेजमेंट में लगे हुए भी जो लोग होते हैं उन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, वो अपने ID प्रूफ के साथ कहीं भी जा आ सकेंगे, काम की दृष्टि से अपने कार्यस्थलों पर जा सकेंगे। इसी तरह से सभी, मैंने पहले बोला कि बैंक की शाखाओं में भी किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। हाँ, उसके व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उसमें, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर पब्लिक डीलिंग होती है, तो पब्लिक डीलिंग, जब पब्लिक मूवमेंट वहाँ दिखाई दे तो उसमें प्रशासन को, जिला प्रशासन को या पुलिस को ये निर्देश दिया है मुख्य सचिव ने कि आप उनकी आवश्यकता के अनुरूप और वहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा का ख्याल रखने की दृष्टि से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए आप मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ करेंगे। आगे वित्तीय सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनी भी आता है। आप अगर पिछले 2020 लॉकडाउन की बात करें तो उनमें बहुत ऐसे लैकुना थे जो एक अनलॉक में कुछ कमियां दिख जाती थी, फिर उसका रिवीजन किया जाता था, फिर अगले 2 सप्ताह बाद दोबारा फिर उसको रिवाइज करके फिर एक्सपर्ट कमेटी उसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते थे और फिर दोबारा से उसको आगे फिर उसको ईज देते थे।
ईज ऑफ डूइंग की व्यवस्था करते थे उनकी। लेकिन इस बार बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है और बहुत विस्तृत है, और मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसा सेक्टर है जिसको इन्होंने छोड़ा हो। तो इंश्योरेंस सेक्टर को भी इसमें शामिल किया है। तो इंश्योरेंस से संबंधित जितने ब्रांचेज हैं या जो कंपनियां हैं वो अपना काम निर्बाध रूप से करती रहेंगी। उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो बेरोक टोक जा सकेंगे, आ सकेंगे अपने कार्यस्थल पर। बस केवल ध्यान रहे आपके पास अपने संस्थान का कि आईडी जरूर होनी चाहिए। अब रोजगार की दृष्टि से अगर आप देखें तो इसमें सरकार ने बड़ा सकारात्मक रुख अख्तियार किया हुआ है। मनरेगा की बात मैं करता हूं, क्योंकि मनरेगा से बड़े पैमाने पर आम जो मजदूर वर्ग हैं, निम्न तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको इससे रोजगार मिलते हैं। और इसके माध्यम से केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं चलती हैं, राज्य सरकार भी कई योजनाएं चलाती हैं। जैसे आप अगर देखेंगे जल संरक्षण का जो प्रोजेक्ट है वो मनरेगा के तहत लेने के लिए कहा गया है। सिंचाई से संबंधित जो प्रोजेक्ट है उसे भी मनरेगा के तहत किया गया है। तो इस तरीके से मुख्य सचिव ने ये निर्देश दिया है सभी जिला उपायुक्तों को कि इन सब कामों को आप इसमें केंद्र और राज्य की जो कुछ और ऐसी योजनाएं हो सकती हैं उसकी पहचान करके, उसे आइडेंटिफाई करके आप उसे भी मनरेगा के तहत ले आएँ, जिससे कि जो आम व्यक्ति हैं उनकी आजीविका इससे चलती रहे और वो उनका जीवन इससे बाधित नहीं हो किसी भी सूरत में। मैक्सिमम उनको रोजगार दिया जाना चाहिए, लॉकडाउन के दौरान भी उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हालांकि केंद्र सरकार ने संभवतः 2 माह के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही अनाज मुहैया कराने की बात भी उन्होंने घोषणा की है और राज्य सरकार भी उस पर अमल कर रही है। अब सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर भी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो आवश्यक सेवा है उस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, वो सभी प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। जैसे आवश्यक सेवा में अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन है, रिफाइनिंग है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर है, रिफिलिंग सेंटर है, रिटेल सेल हैं, इन पर प्रतिबंध नहीं रहेगा आवश्यक सेवाओं में। वो ये जो सारे सेंटर्स हैं ये सब पेट्रोलियम पदार्थों से, ऑयल से और गैस से रिलेटेड हैं। तो पेट्रोलियम पदार्थों पर पेट्रोल पंप हैं वो सब खुले रहेंगे, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसी प्रकार एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, पोस्टल सर्विसेज है या कुरियर सर्विसेज है या जलापूर्ति की व्यवस्था है, चाहे इलेक्ट्रिकल सप्लाई की व्यवस्था, उत्पादन की व्यवस्था है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये सब ऑफिसेस खुले रहेंगे और इसमें अपनी सुविधा अनुसार चाहें तो 50% स्ट्रेंथ को भी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी की जा सकती है या फिर वो फिजिकली अपने ऑफिस भी आ जा सकते हैं अगर उन्हें आवश्यकता है तो। और फील्ड में भी अगर किसी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन की या सप्लाई की आवश्यकता होती है तो वो कर सकते हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं है। आगे सेवा सेक्टर में टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सेवा को भी बदस्तूर जारी रखने की बात है। टेलीकम्युनिकेशन के बिना आपको पता है चाहे वो लैंडलाइन हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो, अगर वो बंद हो जाए 1 घंटे के लिए तो पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। हमारा जीवन व्यक्तिगत तौर पर भी ठप हो जाता है। हम अपने परिवार से, समाज से, दुनिया से कट तो जाते ही हैं, साथ साथ हमारा रोजगार भी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की जो बात की जा रही है और मैक्सिमम कंपनियों आज की तारीख में गुड़गांव, फरीदाबाद ऐसे बड़े और दिल्ली ऐसे शहरों में भी बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम किए जा रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी और बड़े शहरों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। तो इसीलिए टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस सेक्टर को भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है और इसमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, चाहे वो लोअर लेवल पे हों, मीडियम लेवल पे हों या हायर लेवल पे, उन पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह से इससे संबंधित इंटरनेट सेवा भी है। आज नेशनल हाईवे अगर है तो उसी तरह से ये इंटरनेट एक तरह से ऐसा हाईवे है कि जिस हाईवे के बिना आज हम बिल्कुल दुनिया से कट जाते हैं। तो इसीलिए उसको भी जारी रखने की बात है और उस सेवा में को मेंटेन करने की दृष्टि से भी जो वर्कर्स लगे होते हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो बेरोक टोक आ जा सकेंगे, अपने ग्राहकों को वो समुचित सेवा देने की स्थिति में होंगे। अब अगर किराना स्टोर की बात करें, जनरल स्टोर, इसको लेकर के बड़ी लोगों के मन में शंका रहती है। पहले 2020 के लॉकडाउन में इसको लेकर बहुत हायतोबा मचा था। फर्स्ट जो लॉकडाउन था, फर्स्ट फेज लॉकडाउन का, उसमें जनरल स्टोर्स भी कंप्लीट बंद कर दिए गए थे। फिर
उसी दौरान कुछ दिनों बाद सरकार ने फिर समीक्षा करके और अपनी इस गलती को सुधारा था, क्योंकि इतना हायतोबा मच गया था, इतनी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इतना उछाल आ गया था, लोगों ने इतना ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दिया था और लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लागू किया गया था। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। इस बात को इस बार हरियाणा सरकार ने बिल्कुल ख्याल रखा है और किराना स्टोर को, और साथ साथ अगर आपके मोहल्ले में गली में कोई अगर इक्का दुक्का भी कोई ऐसी दुकानें हैं तो उसको भी खोलने की अनुमति है निर्धारित समय के अनुसार। जैसा राज्य सरकार ने पहले भी तय कर रखा है कि शाम 6 बजे तक की दुकानें खुलेंगी, तो उसका पालन करना होगा। या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अगर कुछ उस शहर के लिए तय किया हुआ है तो उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर आपकी दुकानें या आपके जो बाज़ार हैं या आपके मॉल्स हैं वो अगर किसी कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं तो फिर उस पर पूरा प्रतिबंध होगा, वहाँ किसी प्रकार की गतिविधि नहीं हो पाएगी, और अगर होगी तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर की अनुमति से ही होगी, उनसे ही आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब गाइडलाइन में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 11 नंबर है, जिसमें कि कमर्शियल और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बातें की गई हैं। अगर आप इसमें देखें, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच और केबल, ये सभी के सभी ऑन रहेंगे, सब चलते रहेंगे। इससे संबंधित जो कर्मी हैं वो काम करते रहेंगे, बशर्ते उनके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। लेकिन जो आईटी और आईटी इनेबल्स हैं इनको भी अनुमति दी गई है काम करने की, बशर्ते कि इनमें 50% वर्किंग स्ट्रेंथ के साथ इनको काम करना होगा, जिससे कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है उसे लागू कर पाएंगे। और कॉल सेंटर्स बड़े पैमाने पर चलते हैं, बीपीओ जिसे आप बोलते हैं, खास करके गुरुग्राम जैसे शहर में बड़े पैमाने पर चलते हैं, और इंटरनेशनल कई बड़े देशों के साथ यहाँ से व्यापार होता है और कॉल सेंटर्स का काम यहाँ होता है। वो और कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जो सरकारी सेवा भी देते हैं और सरकार को भी अपनी सेवा देते हैं, और फिर प्राइवेट भी अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन सरकार ने इसमें बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर दिया हुआ है कि ऐसे कॉल सेंटर्स जो केवल सरकार के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं को काम करने की अनुमति होगी इसमें। और अब जो मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पे हों या फिर शहर में हों, वो काम करेंगे, और उसमें जो काम करने वाले कर्मी हैं वो आ जा सकेंगे, और उसकी आवाजाही की दृष्टि से जिला प्रशासन से उन्हें अनुमति लेनी होगी। कोरियर सर्विसेज हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस सर्विसेज हैं, इसमें एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो हैं, और जो व्यक्तिगत यूनिट भी अगर इस दृष्टि से आप चला रहे हैं या फिर आप लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं सप्लाई की दृष्टि से, तो फिर आप काम कर सकेंगे, आपके अपने संस्थान को खुले रख सकेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, इस दृष्टि से जो कि आवासीय कंपनियों में भी और आवासीय क्षेत्रों में भी वो काम करते हैं, अपनी सेवा देते हैं, वो भी अपने संस्थान अपने काम चालू रख सकते हैं, और उनके कर्मी भी आ जा सकेंगे अपने वर्किंग प्लेस पर। अब होटल की बात करते हैं, जो एक तरह से बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र है और जिसको लेकर लोगों में बड़ी कौतूहल होती है, क्योंकि ये सरकार की आय का स्रोत भी है और आम लोगों के मनोरंजन, उसके आनंद का भी स्रोत होता है कि खान पान, रहन सहन, बहुत चीज़ें इसके साथ होती हैं। अपने अगर आप कोई आयोजन करना है तो भी आप होटल्स की आवश्यकता होती है। तो होटल, होम स्टे, लॉज और ऐसे होटल जहां पर्यटक ठहरते हैं या फिर जहां कोविड से संबंधित जो मरीज़ हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने आइसोलेशन सेंटर बनाया हुआ है या कोविड केयर सेंटर बनाया हुआ है, या फिर कोविड के मरीजों को देखने वाले डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को ठहराने की व्यवस्था की गई है, तो ऐसे होटल्स खुले रहेंगे, उस पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, बशर्ते कि इन शर्तों से संबंधित आपके संस्थान काम कर रहे हैं। ऐसे संस्थान या भवन जिसे सरकार ने कोरोना आइसोलेशन फैसिलिटी सेंटर के रूप में स्थापित किया है, वहाँ वो भी खुले रहेंगे, उनके कर्मी भी आ जा सकेंगे। अब मेंटेनेंस से जुड़े कर्मी भी अपना काम कर सकेंगे, जैसे मैंने पहले बोला था, इलेक्ट्रीशियन है, आईटी रिपेयर करने वाले लोग हैं, प्लम्बर हैं, मोटर मैकेनिक हैं और कारपेंटर इसमें
शामिल है। अगर बात की जाए अब उद्योग क्षेत्र की, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र को सबसे बड़ी चिंता लॉकडाउन से रहती है कि अगर उनको अपने संस्थान में, प्रतिष्ठान में ताले ठोकने पड़े 24 घंटे के लिए भी, तो यह बहुत दुखदाई होता है और उनके लिए ये बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान का कारण बन जाता है। दूसरी तरफ सामान्य व्यक्ति जो वहाँ रोज़गार प्राप्त कर रहे, जो वहाँ काम कर रहे होते हैं, उनके जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसको लेकर बड़ी चिंता थी। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो औद्योगिक क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग हैं, वहाँ उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वो नगर निगम से बाहर, नगर निगम की सीमा से बाहर हैं, नगर पालिका की सीमा से बाहर अगर वो उद्योग है तो वो खुले रख सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर यूनिट है, SEZ है, या कोई इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो वहाँ जो उद्योग हैं उसमें काम करने की छूट दे दी है। लेकिन गाइडलाइन में यह साफ किया गया है कि ऐसे उद्योगों को, अपने श्रमिकों को अपने ही प्रीमाइसेस में, अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी प्रीमाइसेस में ही उनको रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसे एक जगह से दूसरी जगह शहर में लाने की अनुमति सामान्यतया नहीं होगी, तभी उनको ये अनुमति दी जाएगी। और साथ साथ अगर मजबूरी ही है किसी कारण से, तो फिर उनको डेडिकेटेड जो ट्रैवल फैसिलिटी है अपने वर्कर्स को देनी पड़ेगी और 50% सीटिंग स्ट्रेंथ के साथ अपनी बस में अपने वर्कर्स को लाना और उनके घर पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी होगी, तभी प्रशासन उनको अनुमति देंगे। क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि जो कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके। आवश्यक वस्तुओं के जो उत्पादक हैं, निर्माता हैं, ड्रग फार्मास्यूटिकल्स हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, रॉ मटेरियल मुहैया कराने वाले लोग हैं, इन सभी लोगों को इसमें छूट रहेगी, वो अपने संस्थान खुले रख सकते हैं। सॉरी। रक्षा क्षेत्र में अगर बात करें तो गुरुग्राम जैसे शहर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसके उपकरण सप्लाई करते हैं, उसके निर्माता हैं और उसके आपूर्तिकर्ता भी हैं, ट्रेडिंग भी करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों पर भी, ऐसे संस्थानों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। एग्रीकल्चर हेल्थ सेक्टर से संबंधित जो आपूर्ति करने वाले या निर्माता या उत्पादनकर्ता कंपनी है, उन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो ग्रामीण क्षेत्र में है या निगम के क्षेत्र में या नगर पालिका के क्षेत्र की सीमा में है, वो भी खुले रहेंगे। और ऐसी उत्पादक कंपनियां जिन्हें निरंतर उत्पादन के दौरान अपनी प्रक्रिया को लगातार जारी रखना पड़ता है, अगर उन्होंने बंद कर दिया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यानी उस मशीन को उनको कंटिन्यूअस चलाए रखना पड़ता है। तो उस तरह के प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को भी परमिशन दे दी गई है कि वो अपना 24 आवर्स काम चला सकते हैं, जारी रख सकते हैं, बशर्ते कि वो इन चीज़ों का पालन करेंगे, अपने श्रमिकों को अपने ही प्रीमाइसेस में रखेंगे। सरकार ने जो प्रोडक्शन, माइन मिनरल प्रोडक्शन है या माइंस प्रोडक्शन है, उसको लेकर के भी बहुत इसमें छूट देने की बात की है, राहत दी है। तो ऐसे लोगों के लिए, या विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने वाले लोग हैं, तो उनको भी छूट इसमें दी है। अब पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, उनको भी इसमें अनुमति दी गई है। ऐसे लोग भी, ऐसी कंपनियां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये काम कर सकेंगे। जैसे ऑयल है, गैस एक्सप्लोरेशन है, रिफाइनरी है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठा का जो उद्योग चल रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर निम्न वर्ग के लोगों को, मजदूर वर्ग के लोगों को काम मिलता है, तो इसीलिए उन पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। वो डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए काम कर पाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आपको पता है, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और भवन यहाँ अब पहले भी बने हैं और अब भी हज़ारों की संख्या में बन रहे हैं। तो ये रेजिडेंशियल पर्पस से भी, कॉमर्शियल पर्पस से भी और इंडस्ट्रियल पर्पस से भी, तो इनको भी अनुमति दी गई है। चाहे वो
लिमिट यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो नगर निगम की सीमा में हो, नगर पालिका की सीमा में हो या फिर नहीं भी हो। लेकिन शर्त इसमें ये लगाई गई है कि आप अपने वर्कर्स को अपने ही प्रीमाइसेस में रहने और उसके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, तभी आपको अनुमति दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर फिर उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां इस गाइडलाइन का पालन अक्षरशः नहीं करती हैं, और पिछले लॉकडाउन में भी इस प्रकार की बहुत शिकायतें देखने को मिली थी और बहुत जगह सरकार ने या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई भी की थी। अब अगर बात करें सामान्य आवाजाही की, तो सामान्य आवाजाही इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे व्यक्ति जो गाइडलाइन के तहत प्रतिबंध से बाहर रखे गए हैं या जो संस्थान प्रतिबंध से बाहर हैं या वो कार्यालय प्रतिबंध से बाहर हैं, उन्हीं को जाने आने की अनुमति मिलेगी जो उनमें काम करते हैं। निजी तौर पर वही व्यक्ति जा पाएंगे जो कि प्रतिबंधित संस्थानों से बाहर की श्रेणी में काम कर रहे हैं। दूसरा, ऐसे परीक्षार्थी अगर इस लॉकडाउन के दौरान कोई परीक्षा निर्धारित है, कोई कंपटीशन है, तो फिर आप जा सकेंगे परीक्षा केंद्र पर, बशर्ते आपके पास आईडी प्रूफ हो और आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए उस परीक्षा का। उस परीक्षा केंद्र पर काम करने वाले जो कर्मी हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, जो भी वहाँ जाकर गार्डिंग करते हैं, उनके जाने आने पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। उन्हें भी वो अनुमति पत्र उनके पास होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात अगर मैं करूं, रेलवे और बस और ट्रेन, ये तीनों ही जारी रहेंगे। इन तीनों जगहों से आना जाना बदस्तूर जारी रहेगा। मेट्रो सेवा को भी सरकार ने प्रतिबंधित नहीं किया है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपना काम करेंगे। वो निर्बाध अपनी गति जारी रखेंगे, उसमें वो उसकी यात्रा चलती रहेगी। अब टैक्सी सर्विस की बात करते हैं, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर रोज़गार लोगों को मुहैया कराता है ये सेक्टर भी। तो टैक्सी सर्विस में भी ऑटो रिक्शा है, कैब है, साइकिल रिक्शा है, सभी को कुछ निर्धारित शर्तों के साथ काम करने की अनुमति दे दी गई है। अगर टैक्सी और कैब की बात करें तो इसमें आप ड्राइवर के साथ 3 पैसेंजर यानी ड्राइवर सहित 4 लोग आप एक गाड़ी में, एक कार में आप चल पाएंगे। अगर आप साइकिल रिक्शा की बात करें तो उसमें केवल एक व्यक्ति चल सकते हैं। दोपहिया वाहन है तो चालक के साथ उसके पीछे केवल एक व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों को मास्क लगाना पड़ेगा, अनिवार्य है, और उन दोनों को हेलमेट लगाना भी अनिवार्य है। रिक्शा पर केवल 2 व्यक्ति, जो आदमी रिक्शा चलाते हैं उस पर केवल 2 व्यक्ति सवार हो सकेंगे और मास्क के साथ ही वो ट्रेवल कर पाएंगे अगर आपको इमरजेंसी सर्विस है या कहीं जाना है तो। लॉकडाउन के दौरान और किन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगेगा, उनमें से सरकार ने साफ किया है जो शैक्षणिक संस्थान है, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शैक्षणिक संस्थान चाहे वो स्कूल हों या कॉलेज लेवल के हों या टेक्निकल हों, प्रोफेशनल हों या एकेडमिक कुछ ऐसे हायर एजुकेशंस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, सभी को अगले 31 मई तक, सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थानों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश जिला उपायुक्त ने पहले ही कर दिया है। और हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने 2 सप्ताह पहले ही यह घोषणा कर दी है कि प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में भी ग्रीष्म अवकाश पहले से घोषित कर दिया गया है और 31 मई तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। तो इसलिए वहाँ अब किसी प्रकार की गतिविधि या बच्चों के जाने आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जहाँ तक बात है गतिविधियों में राजनीतिक गतिविधियाँ भी आती हैं, सामाजिक आती हैं, खेल से संबंधित गतिविधियाँ हैं, एंटरटेनमेंट है, एकेडमिक है, कल्चरल है, रिलीजियस है। ये सभी प्रकार के आयोजन, साफ शब्दों में समझ लें कि ये सभी प्रकार के आयोजन पूरी तरह प्रत्येक जिले में प्रतिबंधित रहेंगी। इसमें किसी को अनुमति नहीं मिलेगी। केवल और केवल एक ऐसा आयोजन है जिसको लेकर थोड़ी राहत दी है, थोड़ी छूट देने की बात की है, वो है शादी विवाह का आयोजन। क्योंकि पिछले साल भी लोग 1 साल पहले, 2 साल पहले रिश्ते तय करके और शादियां अपना आयोजित नहीं कर पाए हैं। कई परिवारों में पहले से ब्लॉक किया हुआ है। तो इस स्थिति में या किसी परिवार में कोई नुकसान हुआ, उसको लेकर के वो नहीं हो पाया, तो इसीलिए सरकार ने इसमें थोड़ी सी छूट देने की बात की है, बशर्ते कि वहाँ का जिला उपायुक्त आपको अनुमति
दे। और दूसरी शर्त ये है कि आप जो ये विवाह का आयोजन करने जा रहे हैं वो जगह अब कंटेनमेंट जोन में नहीं आना चाहिए, अन्यथा आपको अनुमति नहीं मिलेगी। और तीसरी शर्त उसमें यह है कि अगर आप किसी कवर्ड एरिया में कर रहे हैं, किसी हॉल में कर रहे हैं शादी का आयोजन, तो मैक्सिमम उसकी 50% जो सीटिंग स्ट्रेंथ है उसको, या फिर मैक्सिमम 30 व्यक्ति को ही आप आमंत्रित कर पाएंगे। और अगर आप खुले मैदान में किसी गार्डन में कर रहे हैं तो मैक्सिमम 50 लोगों को ही उस शादी समारोह में आमंत्रित कर पाएंगे। इसी की अनुमति आपको डिप्टी कमिश्नर देंगे। अंत्येष्टि की बात है तो अंत्येष्टि में केवल 20 लोगों के जाने की बात सरकार ने इसमें की है और उतनी ही अनुमति मिलेगी आपको। अभी सामाजिकता निभाने की आवश्यकता थोड़ी कम है और एक दूसरे को सहानुभूति आप भावना से दे सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उनके प्रति शोक प्रकट कर सकते हैं। बस स्वयं को अभी सुरक्षित रखने की बड़ी आवश्यकता है। उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना आप अपने अंतर्मन से ही कर सकते हैं बजाय वहाँ जाने के। अब जैसे होटल, रेस्टोरेंट हैं, ईटिंग प्लेस हैं, फूड जॉइंट्स, मॉल हैं, ये सभी के सभी फूड कोर्ट्स हैं, ये खुले रहेंगे। लेकिन इस पर शर्त ये है कि वहाँ बैठकर खाना या आपको मनोरंजन या आनंद लेना की अनुमति आपको नहीं होगी। इसमें आप केवल होम डिलीवरी वहाँ से मंगा पाएंगे और रात्रि 10 बजे तक उनको यह अनुमति दी गई है। जो ज़िले के धार्मिक स्थल हैं, सभी प्रकार के, सभी धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं, पूजा स्थल हैं, वो पूरी तरह बंद रहेंगे इस दौरान। अब अगर हाईवेज के किनारे ढाबे जो हैं या जो ट्रकों की दृष्टि से हैं, आवाजाही की दृष्टि से हैं, उनको खुले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब मुख्य सचिव ने साफ शब्दों में सभी उपायुक्तों को यह कहा है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। खासकर कंटेनमेंट जोन के मैनेजमेंट पर फोकस करने के लिए कहा गया है और उसके लिए नोडल ऑफिसर्स नियुक्त करने के लिए कहा गया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाने की बात कही गई है और इंसिडेंट कमांडर भी वहाँ नियुक्त करने के लिए कहा गया है हर कंटेनमेंट जोन में। तो थोड़ी सख्त व्यवस्था करने की आवश्यकता दर्शाई गई है इसमें, और अब डिपेंड करता है जिला उपायुक्त पर, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय लेंगे। और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 55 से 60 के बीच में इसके तहत आपके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और आईपीसी की धारा 188 के तहत भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा भी और दूसरे कानून भी आप पर लागू किए जा सकते हैं अगर वहाँ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट को इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो इसीलिए आप बारंबार द पब्लिक वर्ल्ड की ओर से आप सबसे अपील है कि आप सरकार की इस गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें, पूर्णतः पालन करें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लिए ये गाइडलाइन बनाई गई है, हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारे समाज की सुरक्षा के लिए है, हमारे प्रदेश और देश की भलाई के लिए ये है। तभी हमारा जीवन आगे अच्छा होगा और फिर हम एक नियमित और सामान्य जीवन जीने की स्थिति में पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी बहुत दुर्भिक्ष और बहुत विषम परिस्थिति से ये देश और ये प्रदेश गुजर रहा है। हम सभी को अपनी सामाजिक भूमिका भी निभानी चाहिए। हम मीडिया से हैं तो हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं। आप सामान्य नागरिक हैं तो आपकी भी, आप जिस किसी भी प्रोफेशन से हैं, वो आप अपने इष्ट मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने से जुड़े परिवारों को, अपने से जुड़े लोगों को, अपने मातहत काम करने वाले लोगों को भी आप इन चीज़ों के लिए प्रेरित करें कि मास्क पहनना अति अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना अति अनिवार्य है और अनावश्यक लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलना अपराध है। तो इसीलिए, और वह अपराध केवल कानूनी अपराध ही नहीं है, आप स्वयं के प्रति भी अपराध करेंगे अगर आप अनावश्यक विदाउट इमरजेंसी अपने घर से बाहर अगर निकलते हैं, अनावश्यक ट्रैवल करते हैं तो इसीलिए आपसे द पब्लिक वर्ल्ड की ओर से बारंबार अपील है कि आप सरकार की इस गाइडलाइन का पूरा पालन करें, जिससे कि अगले एक सप्ताह बाद यानी 10 मई के बाद एक बदली हुई फिजा में हम अपने को पाएं, हमारा प्रदेश
फिर फ्लरिश करने लगे, विकास की ओर तेज गति से आगे बढ़े, फिर किसी दुकान को, किसी प्रतिष्ठान को, किसी व्यावसायिक संस्थान को, किसी औद्योगिक ऐसी इकाई को अपने दरवाजे पर, अपनी गेट पर ताला ठोकने की आवश्यकता न पड़े, किसी की रोजगार न छिने, किसी की आजीविका का साधन जो है वो न बाधित हो, किसी के जीवन पर कोई ऐसा प्रतिबंध न लगानी पड़े। तो इसी आपसे अपील है बारंबार द पब्लिक वर्ल्ड की ओर से कि आप इस गाइडलाइन का पालन करें। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि आज मैंने ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और समझें, और इनमें से जो भी भाग आपके लिए उपयोगी महसूस होता है आप उस पर पूरा अमल करें, मजबूती के साथ, पूरे मनोबल के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ उस पर आप अमल करें, जिससे आप समाज हित में कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो बहुत आपको पसंद आएगी, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आपसे ये अपील भी करूँगा कि आप हमारे इस प्रकार की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप हमेशा देखना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो फिर आप हमारे इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फिर आप किस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप पसंद करते हैं और चाहते हैं, हम आपके लिए उस प्रकार की वीडियो ऐसे इन्फॉर्मेशन डिटेल में लेकर आएंगे आने वाले समय में। तो इसलिए आप हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। ये हमारी उम्मीद है कि आप हमें प्रोत्साहित करेंगे। आपका साथ अगर मिलेगा तो ये देश, प्रदेश, ये समाज आगे बढ़ेगा और उसके साथ हम भी आगे बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।